नमस्कार साथियों, सोनी एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा बहुत ही ब्रीफ सा टॉपिक है हमारे पास, जिसको आपके सिलेबस के अंदर जाना जाता है कनेक्टिव के नाम से, और हमारे पास उसको हम कंजंक्शन भी बोलते हैं। देखिए साथियों, तो चाहे आप कनेक्टिव बोलिए चाहे कंजंक्शन बोलिए, बेसिक मीनिंग कहीं ना कहीं सेम ही निकल के आता है। तो हमारे पास सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये कनेक्टिव या कंजंक्शन होता क्या है, या फिर आता है कि इनको यूज़ कैसे किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं ये होता क्या है। देखिए, इनका मीनिंग क्या होता है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, इनका मीनिंग इसी में छुपा हुआ है। कनेक्टिव यानी जो कनेक्ट करने वाला होता है, या कंजंक्शन यानी जो जंक्शन बनाता है। तो वो एक ऐसा वर्ड जो अलग अलग शब्दों को जोड़ता है या अलग अलग उपवाक्यों को जोड़ता है, उसको हम कनेक्टिव या कंजंक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पिछले वीडियोस के अंदर जो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी है, उसी को हम थोड़ा सा रिवाइज करके इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, और फिर हम उसको और भी आगे लेके जाएंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि रवि एंड संजय आर फ्रेंड्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या है हमारे पास, एंड। तो एंड यहां पर दो नाउन्स को जोड़ रहा है। तो एंड क्या है हमारे पास, एक कंजंक्शन है, एक कनेक्ट करने का काम कर रहा है, एक कनेक्टिव है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि यू एंड आई शुड गो टुगेदर। तो हमने बोला कि यू एंड आई, तो उसमें हमारे पास जो है दोनों जो है, यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों प्रोनाउन हैं, और उनको जोड़ने का काम किसने किया है, एंड ने। तो एंड यहां पर हमारे पास एक कनेक्टिव है, कंजंक्शन है। अब थोड़ा सा और इसको एडवांस लेवल पे, या आप कह सकते हैं एक्सटेंड अगर हम करने की कोशिश करें साथियों, तो हमने बोला कि आई हेल्प देम and they tried to cooperate। तो आप देख सकते हैं आई हेल्प देम एंड दे ट्राइड टू कोऑपरेट। तो यहां पर एंड जो है दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। हमने बोला दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। देखिए, हमारे पास साथियों शब्द है क्लॉज। क्लॉज जिसको हम हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। सेंटेंस का एक छोटा पार्ट जिसका खुद का ही सब्जेक्ट है, खुद की वर्ब है, तो ये क्लॉज है। सेंटेंस तो पूरा का पूरा एक ये है, लेकिन फिर सेंटेंस का एक छोटा पार्ट जिसका खुद का ही सब्जेक्ट है और खुद की वर्ब है, तो ये भी एक क्लॉज हो गया। तो इस सेंटेंस के अंदर कितने क्लॉजेस हो गए, दो। तो एंड की तरह ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जो हम यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए वर्ड्स को, या दो अलग अलग क्लॉजेस को, उनको हम कनेक्टिव या कंजंक्शंस कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ ही रहे, तो हम एंड के साथ ही शुरुआत करते हैं, और फिर अलग अलग तरह के कंजंक्शंस को हम देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब एंड दो उपवाक्यों को जोड़ने की हम बात करते हैं, तो सेम ही आप कह सकते हैं कि सेम तरह के सेंस को शो करने वाले शब्दों को जोड़ने के लिए, या दो सेम सेंस के उपवाक्यों को जोड़ने के लिए हम एंड का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए किस तरह से। हमने बोला कि ही स्टडीड हार्ड एंड ही पास्ड। तो आप देख सकते हैं सेम ही सेंस का सेंटेंस है कि उसने अच्छे से पढ़ाई की और वो पास हो गया। या फिर हमने बोला कि ही डिड नॉट स्टडी हार्ड एंड ही फेल्ड। तो आप देख सकते हैं सेम ही सेंस है कि उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की और वो फेल हो गया। सो पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस। एक ही तरह के सेंसेस को जोड़ने वाले, उपवाक्यों को जोड़ने वाले के लिए हम जो शब्द यूज करते हैं, जो कनेक्टिव यूज करते हैं साथियों, वो एंड होता है। वहीं पे अगर हम ऑपोजिट सेंस वाले सेंटेंस, क्लॉजेस या उपवाक्यों को जोड़ना चाहें, तो वहां पर हम एंड नहीं और
बट या येट का प्रयोग करते हैं। तो हमने बोला बट या येट का प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है, चलिए ध्यान दीजिएगा। हमने बोला ही स्टडीड हार्ड बट ही फेल्ड। हमने बोला कि शी ran fast but she could not win the race। तो आप यहां देख सकते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव सेंस में जा रहा है यह सेंटेंस, यानी ऑपोजिट सेंस वाले हमारे पास दो उपवाक्य है कि उसने अच्छे से पढ़ाई की लेकिन फेल हो गया, वो तेज भागी लेकिन रेस जीत नहीं सकी। तो जब दो ऑपोजिट सेंस वाले सेंटेंसेस उपवाक्यों को जोड़ने की बात करते हैं हम, तो वहां पर हम बट का ही नहीं येट का भी प्रयोग करते हैं। तो हमने बोला बट भी आएगा और येट भी आएगा। तो हमारे पास आता है कि बट कब आएगा और येट कब आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा है। अब हमने सेंटेंस लिखा कि ही डिड नॉट स्टडी हार्ड yet he passed the exam। या हमने बोला कि she did not run fast yet she won the race। हमने बोला कि he is poor yet he donated some money। तो यहां पर आप देखेंगे कि सारे के सारे सेंटेंसेस ऑपोजिट सेंस के हैं, और जब ऑपोजिट सेंस के दो उपवाक्यों को जोड़ने की बात करते हैं साथियों, तो हम या तो बट का या फिर येट का प्रयोग करते हैं। लेकिन बट कब आएगा और येट कब आएगा ये हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हमारे पास पॉइंट ये आता है साथियों कि अगर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव सेंस से नेगेटिव सेंस की तरफ जा रहा है तो बट आएगा। जैसे उसने पढ़ाई की लेकिन फेल हो गया, वो तेजी से भागी लेकिन रेस जीत नहीं पाई, पॉजिटिव सेंस से नेगेटिव सेंस। हाँ, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव सेंस से पॉजिटिव सेंस की तरफ जा रहा है कि भाई उसने स्टडी पढ़ाई नहीं की फिर भी पास हो गया, वो तेज नहीं दौड़ी फिर भी उसने रेस जीत ली, या फिर वो गरीब है फिर भी उसने पैसा डोनेट किया, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि नेगेटिव सेंस से अगर पॉजिटिव सेंस की तरफ जाएगा तो क्या आएगा साथियों, येट। और पॉजिटिव सेंस से नेगेटिव सेंस की तरफ जाएगा तो क्या आएगा साथियों, बट। तो यहां पर हमने जो है तीन बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों के बारे में पढ़ा अभी तक, एंड, बट और येट। एंड, बट और येट जब दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं तो हमने बोला अगर सेम ही सेंस के उपवाक्य है तो एंड आएगा, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव हो। अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव सेंस की तरफ जा रहे हैं तो बट आएगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव सेंस की तरफ जा रहे हैं तो क्या आएगा साथियों, येट आएगा। तो ये पहला बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही सिंपल सा एक सेक्शन हमारे पास है जिसको हमने देखा। वहीं पे येट को थोड़ा हम इलेबोरेट भी करते हैं, है ना, येट के बारे में थोड़ा जानना जरूरी भी है, ध्यान दीजिएगा। हमने बोला आई हैव नॉट सीन हिम येट, और हमने बोला कि मोहित स्टडीड लेस yet he cracked the exam। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे भी येट आ रहा है और यहां पे भी येट आ रहा है। तो येट के बारे में थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज रखने के लिए चीज ध्यान रखें
कि येट अगर किसी वाक्य के अंतिम में आया है तो इसे एक एडवर्ब ऑफ टाइम माना जाता है, जिसका मतलब होता है अब तक, कि मैंने उसे अब तक नहीं देखा है। यहां पर ये कंजंक्शन नहीं है, बहुत ही आसानी से इसको समझा जा सकता है जब एग्जाम में आए तो। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको कोई भी सेंटेंस के लास्ट में येट दे रखा है और आपको पूछा है कि टेंस कौन सा आएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा और वो भी नेगेटिव सेंटेंस आएगा। इसलिए देख सकते हैं हैव नॉट सीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और नेगेटिव। लेकिन जब येट दो उपवाक्यों को जोड़ता है साथियों, तो उस समय जो है इसको एक कनेक्टिव या आप कह सकते हैं कंजंक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है। और उस समय जो है हमें दिमाग में रखना चाहिए कि वो दो ऑपोजिट सेंस के उपवाक्यों को जोड़ रहा है, जिसमें नेगेटिव से पॉजिटिव सेंस की तरफ सेंटेंस जा रहा है। तो ये बहुत ही बेसिक सा एक पोर्शन हमारे पास है। चलिए इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, और कनेक्टिव में और क्या क्या चीजें हैं हमारे पास देखते हैं। ठीक है, तो अब मैं जो है बात करना चाहूंगा एक ऐसी चीज के बारे में जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नैरेशन में पढ़ा था, रूल्स ऑफ कनेक्टिव्स। अगर आपको याद हो तो उस समय हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नैरेशन के तरीके से उसको देखा था। अब हम उसको कनेक्टिव के एंगल से देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा और किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आने की गुंजाइश रहती है। तो देखिए यहां पर हमारे पास है कि हमने बोला कि ही आस्क्ड मी व्हाई, या फिर हमने बोला कि दैट why I had not helped him, या फिर हमें बोला कि she asked me that she had talked to me the previous night। तो देखिए ये सेक्शन मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नैरेशन का पहला वीडियो नहीं देखा है वो देखें जरूर, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है ये सारी चीजें। तो हमारी ये बात हुई थी, देखिए साथियों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नैरेशन जब हम पढ़ रहे थे कि जब भी किसी सेंटेंस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नैरेशन में चेंज करते हैं और लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क है हमारे पास, तो वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। उसको जब आप इनडायरेक्ट नैरेशन में चेंज करते हैं तो सेड की जगह ये आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ या इंक्वायर्ड जैसे वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। ये पढ़ा हमने। लेकिन आगे जाके फिर हमारी ये भी बात हुई थी कि WH वर्ड से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो इनडायरेक्ट नैरेशन में किसी भी तरह का कनेक्टिव नहीं आता है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि अगर वो हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू हो रहा है तो वेदर या इफ आता है। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखेंगे कि आस्क के बाद में यहां वाई यानी WH वर्ड आ गया तो कोई भी तरह का कनेक्टिव नहीं आएगा। अब इसको हम ले जाते हैं शॉर्टकट के अंदर। शॉर्टकट में हमारे पास पॉइंट ये है कि कोई भी सेंटेंस में आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, इनके बाद में अगर आगे जाके कोई WH वर्ड आ जाता है तो उससे पहले इफ, वेदर या दैट जैसे वर्ड्स का यूज पूरी तरह से क्या है, गलत है। ये एरर के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है साथियों, मैं बता देता हूं। तो शॉर्टकट क्या है कि आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, इनके बाद में आगे जाके उसी सेंटेंस में वाई, हाउ, व्हेन, वेयर इस तरह का एक WH वर्ड आता है। उससे पहले अगर आपको इफ, वेदर या दैट दिखाई देता है तो क्या है, गलत है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू होता है तो इनडायरेक्ट नैरेशन में वेदर या इफ आता है। अब इसी को हम कनेक्टिव के तौर पे शॉर्टकट में देखते हैं, जिसको ध्यान से समझिएगा आप, कि अगर हमारे पास कोई भी सेंटेंस में आस्क्ड या इंक्वायर्ड जैसा वर्ड आ जाता है तो आगे जाके आप देखिए कोई WH वर्ड है या नहीं है। अगर WH वर्ड है तो उससे पहले तो दैट, इफ, वेदर कुछ नहीं आएगा। और अगर WH वर्ड नहीं है तो जो भी सब्जेक्ट आया उससे पहले आप दैट नहीं लिख सकते, आप या तो इफ लिखेंगे या फिर वेदर लिखेंगे। तो ये हमारे पास दो बहुत ही महत्वपूर्ण छोटे छोटे से सवाल बनते हैं जिनके शॉर्टकट के हिसाब से ही हमने देखा है इसको।
और एग्जाम में शॉर्टकट के हिसाब से इसको अप्लाई किया जा सकता है और बहुत ही आसान है अप्लाई करना कि आपको सिर्फ ये वर्ड्स देखने, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, इनके बाद में दैट तो आ ही नहीं सकता और WH वर्ड है तो उससे पहले इफ या वेदर भी नहीं आ सकता। इस जगह आपको खाली जगह में पूछा जा सकता है कि इफ आएगा, वेदर आएगा, दैट आएगा, टू आएगा, तो आपको क्लियर आना चाहिए कि आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ आ गया है तो आगे जाके सब्जेक्ट से पहले, WH वर्ड से पहले नहीं, सब्जेक्ट से पहले इफ या वेदर का प्रयोग होगा। ठीक है, इस चीज को आप दिमाग में रखें, बहुत सिंपल सी और बहुत ही आसान सी चीज है हमारे पास। तो ये हमारे पास कहीं कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से जो कनेक्टिव का क्वेश्चन आता है उसको हमें दिमाग में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है कहीं कहीं कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारे पास वर्ड है बिकॉज। बिकॉज एक ऐसा वर्ड है जो कारण बताने के लिए यूज होता है और ये भी ध्यान रखिए कि कारण में बताने के लिए एज या सिंस का प्रयोग भी किया जा सकता है और फॉर का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला इट इज वेरी हॉट फॉर इट इज जुलाई। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इट इज वेरी हॉट फॉर इट इज जुलाई। तो इस तरह से अगर फॉर दो उपवाक्यों को जोड़ता हुआ नजर आता है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि फॉर का मतलब यहां पर क्या है साथियों, बिकॉज है। बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। हमने बोला कि सिंस शी इज इंटेलिजेंट, शी स्कोर्ड फुल मार्क्स। तो यहां पे भी कोई ना कोई एक रीजन के तौर पे ही सिंस का यूज किया गया है। यहां पे आप चाहे तो एज भी लिख सकते हैं कि उसने जो है कहीं कहीं फुल मार्क्स लाए क्योंकि वो क्या है, इंटेलिजेंट है। तो बहुत बार ये समझ के लिए जरूरी है, ये तो बात है अंडरस्टैंडिंग की कि बिकॉज का प्रयोग कारण बताने के लिए किया जाता है, वहीं पे सिंस, एज या फॉर का प्रयोग भी कारण बताने के लिए किया जा सकता है। लेकिन वहीं पे जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की साथियों अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास पॉइंट आता है कि अगर कोई भी सेंटेंस में एक उपवाक्य अगर बिकॉज, एज या सिंस के साथ शुरू होता है तो दूसरा उपवाक्य जो है कभी भी सो या देयरफॉर जैसे वर्ड्स के साथ प्रयोग यूज नहीं किया जा सकता। इसे एरर से बहुत सारे सवाल आए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि सिंस she is intelligent, so she cracked the exam। तो हमने बोला यहां सो का प्रयोग पूरी तरह से क्या है साथियों, गलत है। उसी तरह से जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि एज ही इज अ परफेक्शनिस्ट, therefore he takes care of everything। तो यहां पर आप देख सकते हैं therefore का यूज क्या है, गलत है। तो ये जो है एग्जाम्पल्स रटने की बजाय एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप यहां समझ सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस में बिकॉज, एज या सिंस आया है तो उसमें दूसरा जो उपवाक्य है वो कभी भी सो या देयरफॉर या THEN देन या THAN देन या इस तरह के शब्दों के साथ शुरू नहीं किया जा सकता। अगर किया गया है तो उसको एरर माने। और ये पे बेस्ड अलग अलग एग्जाम में बहुत सारे डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चंस आए हैं। तो ये छोटा सा पॉइंट आप जो है कहीं के दिमाग में रखें। लेकिन एक अपवाद भी दिमाग में रखना ज़रूरी है और वो है एज you sow, so shall you reap। तो देखिए ये एक बहुत फेमस ही कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। उसमें आप देख सकते हैं एक एज से शुरू हो रहा है और दूसरा सो से शुरू हो रहा है। तो ये एक फिक्स कहावत है। इस केस के अलावा तो यहाँ पर जो है सो का यूज पूरी तरह से सही है।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अपवाद जो है इसको आप दिमाग में रखें। इसके अलावा बाकी किसी भी केस में जो है आप कभी भी और कभी भी एज, बिकॉज या सिंस के साथ एक क्लॉज अगर स्टार्ट होता है, एक उपवाक्य स्टार्ट होता है, तो दूसरे उपवाक्य को सो, देयरफॉर, देन के साथ शुरू कभी ना करें। वो पूरी तरह से क्या है, गलत है। ठीक है। वहीं पे हमारे पास बिकॉज की ही अगर हम बात करते हैं तो देखिए बिकॉज जो है वो रीज़न बताने के लिए यूज़ होता है, कारण बताने के लिए यूज़ होता है, यू नो। और सो दैट जो है वो पर्पस बताने के लिए यूज़ होता है कि पर्पस क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, है ना, हमने बोला कि यू शुड स्टडी हार्ड, you may crack the exam। और हमने बोला कि I trust him, he never lied to me। तो यहां पर हमारे पास देखिए दो अलग अलग सेंटेंसेस है, एक में बिकॉज का, एक में सो दैट का यूज करना है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। यू शुड स्टडी हार्ड डैश 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 यू मे क्रैक द एग्जाम। तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि तुम्हें एग्जाम क्रैक करना है। तो आप मुझे बताइए कि इस कार्य को करने के लिए, या ये कार्य कोई इंसान अगर कर रहा है कि यू शुड स्टडी हार्ड, ये कार्य अगर कोई इंसान कर रहा है तो एग्जाम क्रैक करना उसका कारण है या उसका पर्पस है? नहीं, आपको पढ़ाई करनी चाहिए तो एग्जाम क्रैक करना उसका कारण है या उसका पर्पस है? तो ऑब्वियसली आपको पढ़ाई करनी चाहिए, इसका पर्पस है कि आप क्या कर सके, एग्जाम क्रैक कर सके। तो यहाँ पे बिकॉज नहीं आएगा और क्या आ जाएगा, सो दैट आ जाएगा। हमने बोला मैं उसका विश्वास करता हूं, उसने मुझे कभी झूठ नहीं बोला। तो मैं उसका विश्वास करता हूं, उसने मुझे कभी झूठ नहीं बोला। तो इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि ये इंसान ये एक्शन कर रहा है, उसका ये पर्पस नहीं है, उसका ये कारण है। तो कारण को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं साथियों, बिकॉज का यूज करते हैं। तो वही है कि कोई भी एक्शन क्यों किया जा रहा है, उसका कारण बताना है तो बिकॉज आएगा, पर्पस बताना है तो सो दैट आएगा। वहीं पे सो दैट को भी अगर हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। इससे ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि ही स्टडी हार्ड सो दैट ही मे क्रैक द एग्जाम। और हमने बोला कि ही स्टडीड हार्ड सो दैट ही माइट क्रैक द एग्जाम। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं। पहला, कोई भी सेंटेंस के अंदर सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस है और आगे वाले उपवाक्य के अंदर सब्जेक्ट के बाद मे या माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बीच में हमेशा सो दैट आएगा। ये एक शॉर्टकट है। वापस ध्यान से सुनिएगा, क्या कि कोई भी सेंटेंस की शुरुआत में सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस है, आगे आने वाले उपवाक्य के अंदर सब्जेक्ट के बाद मे या माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बीच में हमेशा सो दैट आएगा। ये पहली चीज है। सेकेंड चीज, कोई भी सेंटेंस में हमारे पास जो है सब सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सो दैट के बाद सब्जेक्ट के बाद आपको पूछा है कि क्या आएगा, तो हमेशा मे आएगा। दूसरा कोई मॉडल आ नहीं सकता, माइट भी नहीं आ सकता। और अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो मे का पास्ट टेंस क्या होता है साथियों, माइट। तो यहां पर क्या आएगा, माइट। तीसरा सवाल है ना, तीसरा सवाल है कि सो दैट के बाद सब्जेक्ट और मे है, आपको यहां टेंस पूछा गया, कौन सा टेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। चौथा सवाल,
सो दैट के बाद सब्जेक्ट के बाद माइट है और आपको यहाँ टेंस पूछा गया है तो कौन सा टेंस आएगा? सिंपल पास्ट। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हमारे पास बनाता है सो दैट से रिलेटेड। लेकिन वहीं पे इसको अगर हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें साथियों, तो हमारे पास आता है कि देखिए जहां आप सो दैट का यूज़ करते हैं वहां पर आप इन ऑर्डर टू का यूज़ भी कर सकते हैं। सेंटेंस थोड़ा सा बदल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हमने बोला ही स्टडीज हार्ड, अच्छा माफ कीजिए, पहले वाले सेंटेंस में भी यहां पर स्टडीज, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो दैट ही मे क्रैक द एग्जाम, साथियों इसी सेंटेंस को दूसरी तरीके से लिखा जा सकता है कि ही स्टडीज हार्ड in order to crack the exam। तो साथियों कुछ नहीं किया है हमने, इसको हटा दिया है और सो दैट की जगह क्या लिख लिया हमने? इन ऑर्डर टू। और इन ऑर्डर टू के बाद में हमेशा क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये छोटे छोटे पोर्शंस है ना, तो आप पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर पे नहीं, इन छोटे छोटे पार्ट्स को दिमाग में रखिए, तो आपके लिए इनसे रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि शी रन्स एवरी मॉर्निंग, या हमने बोला कि शी गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग सो दैट she may keep healthy। नहीं, वो रोज सुबह वॉक पे जाती है, उसका रीजन नहीं, उसका पर्पस है वॉक पे जाने का, क्या? कि वो हेल्दी रह सके। अब इसी सेंटेंस में आप चाहे तो सो दैट की जगह साथियों क्या प्रयोग कर सकते हैं? इन ऑर्डर टू प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने बोला कि शी गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। अब हमने सो दैट की जगह क्या लिखा? इन ऑर्डर टू। और जब इन ऑर्डर टू लिखा तो ये हटा दिया हमने, तो इन ऑर्डर टू कीप हेल्दी। तो इस तरह से जो है आप साथियों देख सकते हैं कि कहीं न कहीं हमारे पास सो दैट की जगह इन ऑर्डर टू का भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जब हम इन ऑर्डर टू लगाते हैं तो सो दैट के बाद में सब्जेक्ट के बाद में मे या माइट आया उसको हम हटा देते हैं और डायरेक्ट ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये भी जानने वाली चीज़ है कि इन ऑर्डर टू के बाद में अगर हमें पूछा गया है कि वर्ब क्या आएगी तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आसान है। वहीं पे हमारे पास जो है इस कनेक्टिव वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे पास कुछ वर्ड्स जिसमें से एक है लाइक और एक है एस। ध्यान दीजिएगा, स्टेप वाइज सीखना है हमें चीज़ों को। ठीक है, पहले हम बात करते हैं लाइक के बारे में। तो देखिए लाइक जो है एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब भी है और हमारे पास जो है प्रेपोजिशन भी है। किस तरह से? हमने बोला और नाउन भी है, ध्यान दीजिएगा। हमने बोला ही लाइक्स मैंगोस, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी वर्ब है यहाँ पे, जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? लाइक्ड, LIKED। तो ये हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लाइक्स और इसका मतलब होता है पसंद करना। ठीक है, दूसरा है हमारे पास नाउन के तौर पे कैसे यूज होता है। हमने बोला ही गॉट 20 लाइक्स ऑन फेसबुक।
तो हमने बोला उसको 20 लाइक्स मिले, नहीं 1 लाइक, 2 लाइक, 3 लाइक्स, 4 लाइक्स, तो 1 लाइक, 2 लाइक्स, 3 लाइक्स, 4 लाइक्स, गिन भी सकते हैं, बहुवचन भी बना सकते हैं, नाउन है तो उसको भी हम लाइक बोलते हैं। वहीं पे हमारे पास ये एक प्रेपोजिशन की तरह भी यूज होता है, तो आप बोलेंगे कंजंक्शन पढ़ रहे, तो अभी हम बात करेंगे। देखिए अभी जो है कंपैरिजन होगा तब आपको चीजें और जो है बड़े लेवल पे समझ में आएगी। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेपोजिशन की तरह क्या है, हमने बोला ही बिहेव्स लाइक मी, तो यहां पे देख सकते हैं ये वर्ब है, ये वर्ब नहीं है, ये क्या है हमारे पास प्रेपोजिशन, जिसका मतलब होता है की तरह। क्या होता है? की तरह। वो बिहेव करता है किसकी तरह? मेरी तरह। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। हमने बोला कि ही बिहेव्स एज आई डू, मीनिंग सेम है, कहने का तरीका अलग है कि वो बिहेव करता है जैसे मैं करता हूं। अब दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन यहां पर ये एक कंजंक्शन है या एक कनेक्टिव है। अब डिफरेंस क्या रह जाता है कि लाइक जब प्रेपोजिशन की तरह प्रयोग में आता है तो उसके बाद में कोई उपवाक्य नहीं आता है, जैसे सिर्फ मी लिखा हुआ है। लेकिन जब एज इसी संदर्भ में प्रयोग होता है तो उसके बाद में उपवाक्य आता है। देखिए सब्जेक्ट के बाद में क्या आ रही है साथियों? वर्ब आ रही है। जैसे और एग्जांपल्स देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हमने बोला कि मोहित प्लेज लाइक सचिन, तो हमने बोला मोहित सचिन की तरह खेलता है। और इसी सेंटेंस को हमने लिखा कि मोहित प्लेज लाइक सचिन डज। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद में क्या है? वर्ब है। इसका मतलब ये क्या है? क्लॉज है। क्लॉज है और ये भी क्या है? क्लॉज है। दोनों उपवाक्य है और उपवाक्यों को जोड़ने के लिए लाइक नहीं आता और क्या आता है साथियों? एज आता है। तो बहुत बार एरर के अंदर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हमारे पास बनता है और वहां पर अगर हमें इसकी समझ नहीं होती है तो हमें समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या गड़बड़ है। लेकिन उसके लिए सेंटेंस पढ़िए और शॉर्टकट में अगर मैं बात करूं तो अगर दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए लाइक का प्रयोग किया गया है तो पूरी तरह से क्या है साथियों? गलत है, उसको गलत माना जाएगा। उसकी जगह क्या आएगा? एज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि यू शुड वर्क रियली हार्ड लाइक I told you earlier। तो यहां पे लंबा चौड़ा सेंटेंस है, लेकिन हम शॉर्टकट में ये जरूर पता कर सकते हैं कि देखिए दो उपवाक्यों को जोड़ने की बात चल रही है और दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए लाइक आ ही नहीं सकता। क्या आएगा हमारे पास? एज आएगा। तो ये जो है कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जिसमें आपको दिमाग में रखना है कि एज और लाइक में क्या डिफरेंस होता है। और दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए कभी भी लाइक का प्रयोग किया जाए तो आप उसको बिल्कुल और बिल्कुल गलत करें, वो पूरी तरह से गलत माना जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है कंजंक्शन वाले पार्ट में थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमने टेंस में कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे, उनको ही कंजंक्शन या कनेक्टिव के एंगल से हम देखते हैं और समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम सारे लोगों की बात हुई थी कि देखिए साथियों हमारे पास वर्ड है सिंस। सिंस एक ऐसा वर्ड है जो हमारे पास आप कह सकते हैं कि प्रेपोजिशन भी है और हमारे पास कंजंक्शन भी है। एडवर्ब की तरह भी यूज होता है, लेकिन वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। ध्यान दीजिएगा किस तरह से हमने बोला ही हैज बीन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सिंस जो है उसके बाद में एक टाइम का एक्सप्रेशन आ रहा है, कोई उपवाक्य नहीं आ रहा है। तो वहां पे सिंस क्या है साथियों? हमारे पास प्रेपोजिशन। लेकिन फिर हमारे पास आता है कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस
ही शिफ्टेड टू मुंबई। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सिंस दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है, और एक ऐसा वर्ड जो दो उपवाक्यों को जोड़ता है साथियों, वो हमारे पास क्या होता है, कंजंक्शन होता है। यहां पर सिंस का मतलब होता है जब से, और यहां पर होता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम से। तो यहां पर जो है हमारे पास सिंस क्या है, एक कंजंक्शन है। और सिंस एक कंजंक्शन है क्योंकि यहां दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है कि मैंने उसे नहीं देखा है, कब से, जब से वह मुंबई शिफ्ट हुआ था। और यहां पे भी एक सीखने वाली बात आ जाती है हमारे पास कि कोई भी सेंटेंस में सिंस के साथ अगर दो उपवाक्य जुड़े हुए हैं साथियों, मेरे साथियों, तो एक क्लॉज या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। सिंस के बाद आने वाला क्लॉज हमेशा और हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का होगा, है ना। जैसे हमने बोला कि मोनिका हैज बीन प्लेइंग बास्केटबॉल since she went to the field, कि जब से वो फील्ड गई थी तब से वो बास्केटबॉल खेल रही है। तो एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, सिंस के बाद क्या हो गया हमारे पास, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। उसी तरह से जो पिछला एग्जांपल हमने देखा था साथियों, तो आई हैव नॉट सीन हिम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंस के बाद में सिंपल पास्ट टेंस। तो यहां पर हमारे पास सिंस से रिलेटेड भी हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा, जिसमें हमने देखा कि देखिए जब सिंस के बाद में पॉइंट ऑफ टाइम यानी सिर्फ टाइम को शो करने वाला एक एक्सप्रेशन आएगा, तब हमारे पास सिंस क्या होगा साथियों, एक प्रेपोजिशन होगा। लेकिन जब हम कंजंक्शन पढ़ रहे हैं तो हमने बोला कि सिंस जब दो अलग अलग उपवाक्यों को जोड़ता है तब कंजंक्शन माना जाएगा इसको। वहीं पे एक और चीज ध्यान रखने वाली है कि अगर आपको कोई भी सेंटेंस के अंदर एक उपवाक्य प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का दे और दूसरा अगर सिंपल पास्ट का दे और आपको बोला जाए कि इसको किससे जोड़ा जाएगा, तो वो हमेशा किससे जोड़ा जाएगा साथियों, सिंस के साथ ही जोड़ा जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास उसी तरह से बात आती है व्हेन। तो देखिए व्हेन जो है वो समय को बताता है और व्हाइल जो है वो हमेशा कंटिन्यूटी को बताता है, किसी चीज के लगातार होने को बताता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि आई मेट हिम और हमने बोला कि अब यहां पे देखिए कि आई मेट हिम डैश 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 ही वॉज राइटिंग अ नॉवल। जब मैं उससे मिला जब वो एक नॉवल लिख रहा था। इसका लिए कंटिन्यूटी का भाव चल रहा है, तो कंटिन्यूटी का भाव चल रहा है तो साथ ही हमने किसका प्रयोग कर दिया, वाइल का। हमने बोला आई मेट हिम ही वॉज इन मुंबई, नहीं जब वो मुंबई में था तब मैं उससे मिला था। तो जब वो मुंबई में था तो यहाँ पर टाइम की बात चल रही है तो हमने किसका यूज़ कर लिया साथियों, व्हेन का यूज़ कर लिया। तो बहुत सिंपल से और बहुत छोटे छोटे से हमारे पास जो है इनकी लॉजिक है जिनको दिमाग में हमें रखना ज़रूरी है। वहीं पे कंजंक्शन से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट हमने टेंस में पढ़ा था, तो अभी एक दो चीज़ें ऐसी देखेंगे फिर हम नई और चीज़ों की तरफ जाएंगे कनेक्टिव के थ्रू। तो देखिए हमारी बात हुई थी कि देखिए कोई भी सेंटेंस के अंदर सपोजिंग, इफ, एज इफ, एज दो,
इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इस तरह के एक्सप्रेशंस अगर आ जाते हैं हमारे पास, तो इनके बाद अगर कोई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद में वॉज या वर में से वर आता है, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। और अगर आपको जो है इसके बाद में मुख्य क्रिया है तो मुख्य क्रिया हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कहीं के पढ़ा था। तो ये हमारे पास क्या है, एज ए कंजंक्शन का ही, एज ए कनेक्टिव का ही काम करते हैं। और एज ए कनेक्टिव का काम करते हैं तो वहाँ पर हमें दिमाग में रखना चाहिए एक छोटी सी चीज़ कि याद रखें कोई भी सेंटेंस के अंदर सपोज या सपोजिंग जैसे शब्द के बाद आप कभी भी इफ़ का प्रयोग ना करें, क्योंकि जैसे हमने बोला कि सपोजिंग इफ ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, तो हमने बोला कि सपोजिंग के बाद इफ नहीं आएगा। चलो यहाँ तक तो समझ गया। आगे भी कुछ गड़बड़ दिख रही है आपको? बताइए, कुछ तो गड़बड़ दिख रही होगी। ऑब्वियसली अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना जस्ट, कि सपोजिंग या फिर एज एफ एस, जो इनके पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर में से हमेशा क्या आएगा, वर। तो देखिए ही के साथ वॉज ही आता है, लेकिन इस तरह के केसेस में हमेशा और हमेशा साथियों क्या आएगा हमारे पास, वर आएगा, जिसको आप दिमाग में रखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। वहीं पे हमने कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी पढ़े जो कनेक्टिव से रिलेटेड ही थे, जो कंजंक्शन ही थे, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने पढ़ा था कि देखिए कोई भी सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस सिंपल पास्ट, तो यहाँ पे देखिए बिफोर क्या है हमारे पास, एक कनेक्टिव है, एक कंजंक्शन है। जैसे एग्जांपल के तो हमने पढ़ा था कि द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तो आप यहां पर देख सकते हैं बिफोर दो उपवाक्य को जोड़ रहा है, तो बिफोर यहां पर क्या है साथियों, एक कंजंक्शन है, एक कनेक्टिव है। उसी तरह से जैसे एक और एग्जांपल हम लिखते हैं, हमने बोला कि आई कॉल्ड हिम आफ्टर ही हैड रीच्ड दिल्ली। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आफ्टर क्या कर रहा है, दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। तो दो उपवाक्य को जोड़ रहा है, इसलिए आफ्टर क्या है साथियों, एक कंजंक्शन है। जैसे तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है कि सिंपल पास्ट टेंस है और आफ्टर के बाद में कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो यही हमारे पास है कि हमारे पास जो है आफ्टर के साथ दो उपवाक्य जुड़े हुए हैं, एक सिंपल पास्ट टेंस है तो दूसरा हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो यहाँ पर आफ्टर दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, कंजंक्शन है। लेकिन वहीं पे आफ्टर और बिफोर की बात करें हम, तो देखिए आफ्टर हमारे पास जो है एक प्रेपोजिशन भी होता है, और एक कंजंक्शन भी होता है। हमने बोला कि ही मेट मी आफ्टर 7 days, या हमने बोला आफ्टर 7 o'clock। तो आफ्टर के बाद में यहाँ पे कोई उपवाक्य नहीं है साथियों, ये एक टाइम का एक्सप्रेशन है, जिसका मतलब है उस समय से पहले या उस समय के, आप कह सकते हैं कि उस समय के बाद, माफ करिए बिफोर आता है पहले के लिए। तो या फिर हमने बोला ही मेट मी आफ्टर 7 PM, यानी 7 बजे के बाद मिला मुझे। लेकिन वहीं पे हमने बोला कि संध्या रीच्ड होम आफ्टर आई हैड कॉल्ड हर। तो संध्या घर पहुंची किसके बाद, जब मैंने उसको कॉल किया था उसके बाद।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आफ्टर दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये कंजंक्शन है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स है जो कंजंक्शन का भी काम करते हैं, प्रेपोजिशन का भी काम करते हैं, और उनके बीच का डिफरेंस आराम से पता किया जा सकता है जब हम इन छोटे छोटे पार्ट्स को देखें कि उपवाक्य को जोड़ेगा तो कंजंक्शन होगा, उपवाक्य को नहीं जोड़ेगा तो ये प्रेपोजिशन होगा, टाइम के एक्सप्रेशन को जोड़ेगा तो। वहीं पे जैसे बिफोर की भी अगर हम बात करें साथियों, तो जैसे हमने बोला कि आई हैव नॉट सीन हिम बिफोर, हमने बोला प्लीज ट्राई टू रीच बिफोर 9 PM। हमने बोला कि शी हैड joined the party before I met her। तो यहां पर हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास ये है कि बिफोर अलग अलग तरीके से यूज हो रहा है साथियों। अब देखिए बिफोर के बाद में किसी भी तरह का कोई टाइम का एक्सप्रेशन या उपवाक्य नहीं है, तो वहां पर बिफोर होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सामान्यतः किया जाता है, जिसका मतलब होता है पहले, यानी आज से पहले। आई हैव नॉट सीन हिम बिफोर, यानी मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, यानी आज से पहले नहीं देखा। जब बिफोर के बाद में सिर्फ टाइम का एक्सप्रेशन आता है तो बिफोर एक प्रेपोजिशन का काम करता है, जिसका मतलब भी यही होता है पहले। और जब बिफोर दो उपवाक्यों को जोड़ता है तब भी बिफोर का मतलब होता तो पहले ही है, लेकिन जब वो दो उपवाक्यों को जोड़ता है तो वो क्या कहलाता है साथियों, हमारे पास एक कनेक्टिव कहलाता है, एक कंजंक्शन कहलाता है। तो आज की क्लास में हमने बहुत ही बेसिक छोटी छोटी चीजों को पढ़ा कनेक्टिव के तौर पे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और भी इससे जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में बनते हैं। आज जो हमने पढ़ा उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस वाले कॉन्सेप्ट्स भी देखे कुछ, और कुछ अंडरस्टैंडिंग वाले कॉन्सेप्ट्स भी देखे जो पढ़ते समय हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे कनेक्टिव के, जिसको कंजंक्शन भी कहते हैं। हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।